हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड, यू आर इन गुड हेल्थ। आपकी रेडियो कक्षा लेकर मैं आपके साथ हूँ। बच्चों, इन लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट दिल्ली सल्तनत, वी टॉक्ड अबाउट दिल्ली सल्तनट्स, और हमने आपसे ये भी कहा था कि हम जो उस दौर की सोसाइटी है, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट नॉट टुडे। आज हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी विल बी टॉकिंग अबाउट मुगल एम्पायर, बिकॉज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इट वाज मुगल एम्पायर दैट सक्सीडेड इट। और जैसे कि हमने अभी कहा कि आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे यदि हम अभी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और मुगल जो पॉलिटिकल सेटअप था उसकी बात करें। एंड एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन लेटर क्लासेस। तो बच्चों, जब मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू एक छोटा सा, जैसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, एक आपको हिंट हम दे देते हैं, एक पीक हम दे देते हैं, स्नीक पीक जिसे हम कहते हैं कि कौन कौन से रूलर्स मुगल एम्पायर में हुए, बिकॉज यू विल बी हियरिंग अ लॉट अबाउट देम इन कमिंग क्लासेस। तो जो सबसे पहले इनकी पेडिग्री की बात करते हैं कि आखिर मुगल्स कौन थे। तो मुगल्स जो थे बेसिकली बहुत एक जबरदस्त पेडिग्री इनके पास थी, क्योंकि फ्रॉम देयर मैटरनल साइड दे वर रिलेटेड टू तैमूर एंड फ्रॉम पैटर्नल साइड दे वर रिलेटेड टू जेंगिस खान। तो ये जो जेंगिस खान थे वो एक मंगोल थे और तैमूर वाज काइंड ऑफ एम्परर इन दैट एज, इन हिज एज आई शुड रादर से। तो जहां तक इनके शासन की शुरुआत होने की बात है बच्चों, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम बाबर। Babur, due to the local situations, he was expelled from his native place and finally he decided to come to India। और एक बहुत छोटे से एक अपने ग्रुप के साथ he came to India। and यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में आपसे बताया था कि किस तरीके से जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी, वहाँ इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया एंड इट काइंड ऑफ लेड फाउंडेशन फॉर मुगल एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद में बाबर ने राणा सांगा को हराया 1527 में, खानवा का युद्ध था, दैट इज वेरी फेमस बैटल। उसके बाद जो एक डायनेस्टी थी जो मुगल एम्पायर था, इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इट रिमेन इन कंटिन्यूटी, देयर वर सम हिकअप्स, देयर वर सम ब्लैंक्स। जैसे कि जब बाबर की डेथ के बाद हुमायूं आए, उनके जो पुत्र थे, तो हुमायूं ने जो कुछ अपने फादर से इनहेरिट किया, उसके अलावा उन्होंने कई चीजें, कई जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको जीतने की कोशिश की, बट ही वाज फेस्ड विद वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फाइटर ऑफ दैट पीरियड, शेर शाह सूरी, एंड ही वाज डिफीटेड बाय शेर शाह। एंड एज अ रिजल्ट हुमायूं जो थे वो काफी समय तक उनको एक अज्ञातवास टाइप का जीवन गुजारना पड़ा। एंड इट वाज इन दैट पीरियड दैट हिज सन अकबर, हु इज गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, वाज बोर्न। तो जब हम अकबर की बात करते हैं, अकबर वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। और ब्रॉडली जो उनका रीन था उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला भाग था उसमें लार्जली रिमेन अंडर पैटर्नेज ऑफ हिज रीजेंट, जैसे कि बैरम खां थे, महामंगा थी, उनके प्रभाव में रहे। एंड ऑल द डिसीजंस टेकन बाय हिम ऑन द नेम ऑफ हिम एटलीस्ट दे वर इंस्पायर्ड बाय बैरम खान एंड महामंगा। उसके बाद में जो उनका सेकंड रीजन था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1570 एंड लास्टेड टिल 1585, उसमें ही ट्राइड टू एक्सपैंड हिज किंगडम, ही ट्राइड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। एज अ रिजल्ट उन्होंने गुजरात में अपना जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो भेजे, उसके बाद बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। कुल मिलाकर ये था कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो नेक्स्ट पीरियड था 1585 एंड इट लास्टेड टिल 1605, यहाँ पर भी एक्सपेंशन हुआ एंड दैट वाज एट इवन लार्जर स्केल, क्योंकि उसके बाद इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में, जहां अभी अफगानिस्तान होता है, वहां पर कंधार उन्होंने अपने कब्जे में लिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। उसके बाद कश्मीर को उन्होंने अपने किंगडम में जोड़ा, काबुल को जोड़ा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही स्टार्टेड विद डेक्कन, जहां पर बरार, खानदेश और अहमदानगर जैसे जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनको अकबर ने अपने किंगडम में जोड़ने की कोशिश की एंड ही सक्सीडेड टू एन एक्सटेंट। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, जिनका रूल स्टार्ट होता है 1605 से एंड इट लास्टेड टिल 1627। यहाँ पर जो एक एक्सपेंशन पॉलिसी अकबर ने शुरू की थी वो जहांगीर ने उसको कंटिन्यू रखा एंड ही सक्सीडेड बाय मेकिंग कंसेशंस टू राजपूत रूलर, वी कैन से आइदर बाय हुक और क्रूक। उन्होंने, जैसे कि अकबर ने मैरिटल रिलेशंस उन राजपूत के साथ अपनाए थे, जहांगीर कंटिन्यूड विद दैट पॉलिसी, और उसका रिजल्ट ये था उनके पास लार्जली जो राजपूताना था वो उनके स्वे में था, जिसमें मेवाड़ के अमर सिंह भी थे और बड़े बड़े जो उस दौर के राजपूत थे वो उनके साथ थे। और उन्होंने फिर उसके बाद सिख्स को और असम की साइड में अहमदनगर में फिर दोबारा से उन्होंने अपने कैंपेन्स किए और वहां जीता। बच्चों, हम अभी पॉलिटिकल जो एक कॉन्क्वेस्ट
था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद शाहजहां थे। शाहजहां इज बेटर नोन एज बिल्डर ऑफ ताजमहल। तो शाहजहां के समय में भी बहुत सारे एक्सपेंशन एम्पायर में हुए। उन्होंने सदर्न इंडिया में अपने जो कैंपेन्स थे उनको आगे बढ़ाया और हिज पीरियड रिमेन टिल 1658। उसके बाद में औरंगजेब आए। औरंगजेब के समय में ये कहा जाता है एट द पीक ऑफ हिज एम्पायर वी बिलीव ही वाज हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से लेकर नीचे साउथ जो आज का तमिलनाडु है वहाँ तक उनका राज्य था। महाराष्ट्र सब कुछ उनके स्वे में था। ये तो एक ब्रीफ टाइमलाइन थी इन सभी जो मुगल शासक थे, जो शहंशाह थे उनकी। अब हम यदि बात करें कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो एक बहुत कॉमन टर्म हम सुनते हैं मनसबदार और जागीरदार। तो मनसबदार का क्या मतलब होता है बच्चों, हम आपको बताते हैं। मनसबदार का मतलब होता है, ये एक टाइटल है मनसब का, जो समवन हु होल्ड्स मनसब। मनसब होती है रैंक, तो जो भी रैंक होल्डर थे उनको मनसबदार कहा गया। जब एम्पायर इतना बड़ा हो गया था तो ऑब्वियसली देयर वाज नीडेड बॉडीज ऑफ पीपल, जिससे कि लोगों को गवर्न किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके। और यही कारण था कि जहां शुरुआत में जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज लार्जली गवर्नड बाय तुरानीज। तुरानीज वर द नोबल्स हु केम स्ट्रेट अवे फ्रॉम टर्किश लीनेज। और उसके अलावा फिर उसमें इंडियन मुस्लिम्स भी शामिल हुए, अफगान्स भी शामिल हुए, राजपूत्स भी आए, मराठास भी आए। एज द टाइम वेंट बाय ये सब लोग उस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते गए, मनसबदार बनते गए। तो जब हम मनसबदार की बात करते हैं तो उसमें 3 चीफ कंपोनेंट होते थे। जब एक मान लीजिए कि हम एक मनसबदार का नाम लेते हैं तो देयर यूज्ड टू बी 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वाज हिज रैंक, सेकंड वाज हिज सैलरी एंड थर्ड वाज द रिस्पांसिबिलिटीज दैट वर असाइंड टू हिम इन कॉरस्पॉन्डेंस टू हिज रैंक। अब उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों वो ये थी कि जो मनसबदार होता था ही नीडेड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो घुड़सवार होते थे वो उसे मेंटेन करने होते थे। एंड जस्ट एट द नोटिस ऑफ एम्परर ही वुड कम टू हिज हेल्प एंड एनी बैटल ही वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड हिज आर्मी, हिज कैवलरी। तो इस तरीके से मनसबदारों को सैलरी दी जाती थी। सैलरी 2 तरीके से दी जा सकती थी। एक तरीका ये होता था कि तनख्वाह जागीर होती थी वो दी जा सकती थी, जहाँ पर उनको जो राजकोष था सम्राट का उस राजकोष से सैलरी दी जाती थी। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि उनको जागीर असाइन की जाती थी, जहाँ के रेवेन्यू पर उनका अधिकार होता था लेकिन उस जागीर के वो मालिक नहीं होते थे, बिकॉज दैट वाज ट्रांसफरेबल फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी व्यवस्था उस समय पर की गई थी। अब इस व्यवस्था का थोड़ा सा एक नुकसान ये हुआ कि जब जागीर दी जाती थी तो उस समय पर चूंकि धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल एक्सपेंशन कि बहुत सारे मनसबदार बढ़ गए। देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार्स वर्किंग फॉर द मुगल एम्पायर। तो उससे क्या हुआ कि जागीर कम पड़ने लगी या फिर जागीर का जो साइज था वो छोटा होता चला गया, जबकि रैंक ज़्यादा थी। तो उस सूरत में जो एक मनसबदार के ऊपर बर्डन होता था अपनी कैवलरी को मेंटेन करने का, तो उस बर्डन को मीट करने के लिए ही वुड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। रिजल्ट ये रहा कि जो सब्जेक्ट्स थी, जो प्रजा थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा एंड समटाइम्स इट वुड रिजल्ट इन सम रिवोल्ट्स ऑल्सो। हमने देखा कि कुछ जमींदारों ने रिवॉल्ट किए हैं इसी पीरियड में, कुछ जो किसान थे उन्होंने रिवॉल्ट्स किए हैं इसी पीरियड में। दैट वाज लार्जली ड्यू टू दिस फैक्ट। तो बच्चों इस तरीके से मनसबदारी प्रेवलेंट रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर था इस पीरियड का वो कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट जो फेसेट था वो था सुलह कूल। सुलह कूल का जो एक लिटरल मीनिंग है वो ये कि सभी धर्मों का जो निचोड़ है वो सेम है और हमें धर्मों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, हमें सुलह की बात करनी चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से रहना चाहिए। और दैट वाज द रीजन के अकबर की कोर्ट में ही वुड डिस्कस विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लाइक ही वुड डिस्कस विद जेजुइट जो क्रिश्चियन धर्म को रिप्रेजेंट करते थे, ब्राह्मण उनकी सभा में होते थे, साथ में मौलवी होते थे, जैन मॉन्क्स होते थे। तो इन सब के साथ डिस्कशन करने के बाद ही वुड कम टू द कंक्लूजन कि सभी धर्मों का जो एसेंस है सेम है एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। दिस वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो इस तरीके से बच्चों ये था मुगल पीरियड। हमने एक आपको स्नीक पीरियड की, बिकॉज इट वुड टेक आवर्स एंड आवर्स टू टेल यू अबाउट मुगल पीरियड, क्योंकि ये पीरियड था भी बहुत लंबा। और इसके अलावा इस पीरियड में सोसाइटी कैसे थी, किस तरीके से रिलीजियस हार्मनी थी और जो इस पीरियड के अलग फेसेट्स थे, विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।